हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर चल रहा था, हम आज उसको कंप्लीट करेंगे, उस पूरे चैप्टर को। इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, शून्यांकी नियम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रथम नियम की हम बात कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार जो डेल क्यू है, निकाय को दी गई ऊष्मा है, वो निकाय पर एक तो आंतरिक ऊर्जा के रूप में, निकाय की आंतरिक ऊर्जा के रूप में और कार्य के योग के क्या होती है, तुल्य होती है। ठीक है, तो डेल क्यू इक्वल टू क्या हो गया, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू क्या हो गया, पी डीवी हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डेल क्यू क्या हो गया, डी यू प्लस पी डीवी या पी डेल वी। तो ये आपका फर्स्ट लॉ है जिसको हमने एच वन भी बोला है, बार बार हम इसको यूज में ले रहे हैं। यहाँ डेल क्यू पॉजिटिव और नेगेटिव का जो साइन है वो इसकी नेचर पर डिपेंड करेगा कि निकाय द्वारा किया गया कार्य है या निकाय पर किया गया कार्य है। ठीक है, इसे ऊष्मागतिकी का क्या कहते हैं, प्रथम नियम कहते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगर हम ये कह दें कि निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा में ऊष्मा देने पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो हो, मतलब डी यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो सारी की सारी जो ऊष्मा निकाय द्वारा अवशोषित की गई है वो पूर्ण रूप से किसके रूप में काम आएगी, कार्य के बराबर होगी। यदि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो तो डेल क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल डब्ल्यू पी डीवी। अर्थात निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा पूर्ण रूप से किए गए कार्य के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगर हम ये कह दें कि जो हमारा प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, वो कैसा हो, सम आयतनिक हो, मतलब आयतन उसका कांस्टेंट हो। तो आयतन कांस्टेंट है तो आयतन में परिवर्तन डेल वी कितना हो जाएगा, जीरो। तो पी डेल वी हो जाएगा जीरो, तो डेल क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डी यू के बराबर। तो यदि प्रक्रम समआयतनिक हो तो डेल वी क्या हो जाएगा, जीरो। तब डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी डेल वी जीरो होने की वजह से डेल क्यू इक्वल टू डी यू। इसका मतलब निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा केवल उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। जब ये चीज आ रही है, अगर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर रही है, एक तो हो गया समआयतनिक प्रक्रम के लिए, और एक ये हो गया हमारे पास डेल क्यू इक्वल टू पी डीवी इस प्रक्रम के लिए। तो दो हमने चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सवेल संबंध या मैक्सवेल समीकरण। मैक्सवेल ने क्या किया, चार उष्मागतिक विभव लिए। उष्मागतिक विभव क्या होते हैं, आंतरिक ऊर्जा, एफ हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, एच एंथैल्पी, जी गिब्स ऊर्जा फलन, ये चार है। इनका टेम्परेचर, उष्मागतिक चर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और एंट्रोपी। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ताप, दाब, आयतन और एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में इनके बीच में संबंध निकाला। तो मैक्सवेल ने उष्मागतिक विभव आंतरिक ऊर्जा U, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा F, एंथैल्पी H, गिब्स मुक्त ऊर्जा G का उपयोग कर उष्मागतिक चरों ताप T, दाब P, एंट्रोपी एच तथा आयतन के साथ संबंध स्थापित किए, जिन्हें मैक्सवेल संबंध कहते हैं। अब चार उष्मागतिक विभव है तो संबंध भी कितने बनेंगे, यहाँ पर चार बनेंगे। इन संबंधों को निकालने के लिए हमें एक सर्वसमीका, एक आइडेंटिटी याद रखनी है। अगर हम डिफरेंशिएशन लें, अगर y का डिफरेंशिएशन करें z के रेस्पेक्ट में x को कांस्टेंट रखते हुए, यहां जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन का हम जो डिफरेंशिएशन करें वो x के रेस्पेक्ट में, z को कांस्टेंट रखते हुए। तो ये देखिए साइक्लिक ऑर्डर है, y का z के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x को हमने कांस्टेंट रखा है। फिर देखो ये y का हुआ, अब y इसका किया हमने x के रेस्पेक्ट में, तो x y z साइक्लिक ऑर्डर है। ठीक है, तो ये इक्वल टू किसके बराबर आएगा, डेल ओवर डेल z, y का x के रेस्पेक्ट में z, यहां देखो y का z के रेस्पेक्ट में किया, x को कांस्टेंट रखा। यहां y का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, z को कांस्टेंट रख रहे हैं। फिर यहां जो रिजल्ट आया था उसका x के रेस्पेक्ट में किया था, यहां जो रिजल्ट आया उसका z के रेस्पेक्ट में किया है। यहां z को कांस्टेंट रखा था, यहां किसको कांस्टेंट रखा, x। तो ये सर्व समीका आपको ध्यान रखनी है, इससे हम आगे कैलकुलेट करेंगे। पहला संबंध हम निकाल रहे हैं, इसको मैं टेबल से भी आपको समझाऊंगा। देखिए निकाय की आंतरिक ऊर्जा U है, वो किस किस का फंक्शन होती है, S और V। किसका, S और V, S एंट्रोपी, V आयतन। तो du को हम क्या लिखते हैं, TdS माइनस PdV, ये हम लिखे हैं। ठीक है, उष्मागतिकीय प्रथम नियम के अनुसार आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्योंकि प्रथम नियम क्या है, TdS इक्वल टू du प्लस PdV था, तो du क्या हो गया, TdS माइनस PdV। यहां से T निकालना है तो हम प्रक्रम कैसा ले लेंगे, समायतनिक। टी निकालने के लिए हमें इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। कैसे होगा ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो होगा जब हम वॉल्यूम क्या ले लें, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट ले लेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा, डेल यू बटा डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से टी क्या हो गया, ये ds अपॉन भाग में चला गया,
एक को हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है तो डी की जगह हमने डेल कर दिया, डेल यू ओवर डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तो टी निकाल लिया। अगर हमें पी निकालना है तो किसको जीरो करेंगे, डीएस को। डीएस जीरो मतलब एंट्रोपी को क्या रख देंगे, कांस्टेंट। उस टर्म में क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब देखना, ये सर्व समीका मैं यहां लगा रहा हूं, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल जेड। ठीक है, यहाँ x मैंने किसको माना, वॉल्यूम को, y माना मैंने u को, और z माना मैंने s को। तो देखो x v को माना, v को कांस्टेंट रखा। ठीक है, यहां पर किसके इक्वल हो जाएगा, ये u का s के रिस्पेक्ट में था, y का z के रिस्पेक्ट में। यहां y का करना है x के रिस्पेक्ट में। y कौन है, u, और x कौन है, v, तो y का v के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और यहां कौन आ गया, डेल ओवर डेल एस, z आ गया, और यहां x आ गया। तो ये हम सर्व समीका के अकॉर्डिंग x y z की वैल्यू हमने रख दी। x माना है v को, y माना है u, और z माना है हमने s को। तो ये रख दी। यहां से देखो, डेल u ओवर डेल s एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये रहा हमारे पास t का वैल्यू, तो इसकी जगह t रखो। तो क्या हो गया, डेल ओवर डेल v कांस्टेंट s एज इट इज, और डेल u ओवर डेल s v की वैल्यू रख दी t। ठीक है, यहां पर देखो डेल u ओवर डेल v की वैल्यू क्या थी, माइनस p। तो ये हमारे पास आ गया प्रथम संबंध, डेल t ओवर डेल v, टेम्परेचर का नियत एंट्रोपी पर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है, परिवर्तन की दर होती है, वो प्रेशर में एंट्रोपी के सापेक्ष नियत आयतन में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक के बराबर होती है। ये प्रथम संबंध हमारे पास आ गया। चलिए द्वितीय निकालते हैं। द्वितीय संबंध हम निकाल रहे हैं हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा से। F इक्वल टू क्या होता है, U माइनस टी एस, तो डी एफ क्या हो जाएगा, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस टी सी। इसका ले लिया, टी डी एस हो गया, फिर एस को कांस्टेंट ले लिया तो एस डी टी हो गया। टी डी एस क्या होता है, डी यू प्लस पी डी वी, यहां से रखा तो हमारे पास माइनस पी डी वी बच गया। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन हम बार बार कर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ जो है वो किसका फंक्शन है, वी और टी का। डीवी आ रहा है और टी, मतलब वी में चेंज होने पर एफ में चेंज होगा, और टी में चेंज होने पर भी एफ में चेंज होगा। तो एफ किस किसका फंक्शन है, वी और टी का। तो पी कैसे लिख सकते हैं, पी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी निकालने के लिए हम टी को क्या कर देंगे, कांस्टेंट। टी को जैसे ही कांस्टेंट करेंगे डी क्या हो जाएगा, जीरो। डी जीरो हो जाएगा तो पी क्या बच जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, माइनस डेल एफ ओवर डेल टी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अगर हमें एस निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए एस निकालना है तो यहां पर dv को जीरो करेंगे, मतलब समायतनिक प्रक्रम ले लेंगे, तो v को कांस्टेंट कर देंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा, s इक्वल टू माइनस डेल एफ ओवर डेल टी वी। वही सर्व समीका, यहाँ x माना है v को, y माना है f को, z माना है t को। ठीक है, तो y f है तो यहां पर भी y कौन है, f, z कौन है, यहां पर v। ठीक है, x z कौन है, यहाँ पर t, और x कौन है, v है। तो हमारे पास वो सर्व समीका रखी तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। वो इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, उस सर्व समीका से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूले में मैंने x y z का वैल्यू पुट किया। तो f इक्वल टू देखो, डेल f ओवर डेल t की वैल्यू ये रही, डेल f ओवर डेल t की वैल्यू ये है, s माइनस का s, तो इसकी जगह माइनस एस आया तो क्या आ गया, माइनस एस डेल ओवर डेल वी एज इट इज टी है, माइनस डेल एस ओवर डेल वी टी। ठीक है, ये देखो डेल एफ ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये रहा, तो ये माइनस पी के इक्वल, तो ये माइनस डेल पी ओवर डेल टी आ गया। ये वैल्यू यहां से ये दोनों वैल्यू उठा के हमने इसमें पुट कर दी, तो हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू क्या गया, डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये मैक्सवेल का क्या है, द्वितीय समीकरण। पहले समीकरण के लिए हमने पहला ऊष्मागतिक चर लिया कौन, आंतरिक ऊर्जा। दूसरे के लिए लिया हमने हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। तीसरे के लिए लेंगे हम तीसरा ऊष्मागतिक विभव, सॉरी पहले के लिए पहला ऊष्मागतिक विभव आंतरिक ऊर्जा, दूसरे के लिए हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा दूसरा विभव एफ, तीसरे के लिए तीसरा विभव कौन है, एच। तो एंथैल्पी लेके चले, एच इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस पीवी। तो डी एच क्या हो जाएगा, इसका डी यू, पी का, पी को कांस्टेंट लेंगे तो पी डी वी, और v को कांस्टेंट लेंगे तो vdp। ठीक है, du प्लस pdv होता है tds, रख दिया यहाँ पर, तो tds प्लस vdp। इसका मतलब h में परिवर्तन s और v p के कारण हो रहा है, तो s में परिवर्तन होगा तो h में होगा, p में परिवर्तन, तो इसका मतलब h फंक्शन किसका हो गया, s और p का। इसका मतलब हमें अगर t निकालना हो तो p को कांस्टेंट कर देंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, vdp वाला। तो t क्या हो जाएगा, डेल एच ओवर डेल एस एट कांस्टेंट है प्रेशर। और अगर v निकालना हो तो s को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, डेल एच ओवर डेल p, ये p भाग में चला जाएगा, s कांस्टेंट। ठीक है, वही सर्व समीका वापस लगाई, यहाँ x की जगह s, y की जगह h, और z की जगह क्या लिया है, p। ठीक है, तो देखो y की जगह h, x की जगह s,
और जेड की जगह क्या लिया है पी। इसमें वैल्यू रख दो डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट। एच की वैल्यू वी थी तो यहां पर क्या आ गया, इसकी जगह आ गया वी। तो यहां पर देखिए इस पूरी वैल्यू की जगह, इस पूरी वैल्यू की जगह हमारे पास क्या आ गया, वी आ गया। तो ये हमने वी रख दिया और इस पूरी वैल्यू की जगह हमारे पास ये जो पूरी वैल्यू है इसकी जगह क्या आ गया, टी आ गया। ऊपर हमने निकाला ये मैक्सवेल का क्या आ गया, तृतीय समीकरण। दूसरे और तीसरे में माइनस नहीं आया, पहले में माइनस था, ठीक है। चौथा संबंध, चौथा उष्मागतिक विभव कौन होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, उसको लेके चलेंगे। जी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस पीवी माइनस टी एस। डी जी निकालेंगे, डी यू, यू का पी का क्या होगा, पहले पीडीवी और फिर क्या हो जाएगा वीडीपी माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी। टीडीएस का वैल्यू डीयू प्लस पीडीवी होता है, तो इस टीडीएस से पहले दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, वीडीपी माइनस एसडीटी। इसका मतलब जी जो है वो किस किस का फंक्शन है, पी का और टी का। तो वी निकालना है तो dt को जीरो कर दो। dt जीरो कब होगा, t को कांस्टेंट लेने पर। तो v क्या हो जाएगा, डेल जी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। s क्या हो जाएगा, p को जीरो कांस्टेंट करने पर dp जीरो हो जाएगा, तो p कांस्टेंट, देखो ये नीचे लिख दिया p कांस्टेंट। और क्या हो जाएगा, यहां से s हो जाएगा माइनस डेल जी ओवर डेल टी। वही सर्व समीकरण लगाई, x की जगह हमने क्या लिया है p, y की जगह g और z की जगह t। तो यहां पर भी x की z की जगह t, y की जगह g और x की जगह p। तो ये हमारी सर्व समीकरण आ गई। ये जो वैल्यू है डेल जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये रही डेल जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया माइनस एस के बराबर। तो इधर माइनस ये डेल पी एज इट इज डेल एस, और यहाँ पर देखो डेल जी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट प्रेशर किसका वैल्यू है, वी का। तो वी का रख दिया यहाँ पर, ये लीजिए। तो हमारे पास ये क्या आ गया, चौथा इक्वेशन आ गया, डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट, चौथा समीकरण मैक्सवेल के। तो यहाँ एक चीज तो ये ध्यान रखने की है, पहले और चौथे में माइनस आ रहा है, दूसरे और तीसरे में माइनस नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप टेबल से इनको कैसे याद रखेंगे। उष्मागतिक विभव चार है हमारे पास, पहले में U लेके चलना है, दूसरे में F, तीसरे में H और चौथे में G। हमने देखा U S और V का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन हम S और V के रिस्पेक्ट में करेंगे। एक बार S को करेंगे तो V को कांस्टेंट ले लेंगे, V के रिस्पेक्ट में करेंगे तो S को कांस्टेंट ले लेंगे। यहाँ F है तो देखिए पहले पर आ जाते हैं। देखिए एस और वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां ध्यान रखिए पी का एस के रेस्पेक्ट में और टी का वी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये आप ये ध्यान रखेंगे, पी एस टी वी जो है ये चारों हम यूज में लेके चलेंगे। पी का एस के रेस्पेक्ट में, टी का वी के रेस्पेक्ट में। एस के रेस्पेक्ट में किया तो वी कांस्टेंट, वी के रेस्पेक्ट में किया तो एस। और पहले में माइनस आता है, चौथे में माइनस आता है, दूसरे तीसरे में माइनस नहीं है। एफ वी और टी का फंक्शन है, v और t का, तो v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो t को कांस्टेंट ले लेंगे, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो v को कांस्टेंट ले लेंगे। अब देखो इसको ऑर्डर को चेंज कर दो, पहले तो देखो पहले में p s t v, ये ऑर्डर याद रख लो, p s t v याद रखने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, लास्ट वाले में भी सेम यही होगा, p s t v। ठीक है, पहले और लास्ट वाले में होगा p s t v, p s t v है। ठीक है, बीच वाले दोनों में होगा p t s v, p t s v। ठीक है, उल्ट बस ये एस और टी को आप क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। बीच पी एस टीवी याद रखो, पहले और लास्ट में दोनों, पहले और लास्ट में, पहले और चौथे में माइनस आएगा, और एस और टी को इंटरचेंज कर दो, दूसरे और तीसरे में उनमें माइनस नहीं आएगा। तो देखो पहले p का किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, ये ऑर्डर ध्यान रखना, p का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, s का v के रेस्पेक्ट में। p का t के रेस्पेक्ट में होगा तो v कांस्टेंट, क्योंकि v का फंक्शन है। ठीक है, और s का t v के रेस्पेक्ट में हुआ तो t कांस्टेंट। सिमिलर वे में यहाँ p का t के रेस्पेक्ट में, p का t के रेस्पेक्ट में कौन, t का p के रेस्पेक्ट में। यहां पर ये ध्यान रखना इंटरचेंज होगा, t का p के रेस्पेक्ट में। तो देखो h, s और p का फंक्शन है, ये फंक्शन याद रखेंगे। फंक्शन इसलिए याद रखने क्योंकि अगर u की लेके चल रहे हैं तो s और v का फंक्शन है, s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट किसको रखेंगे, v। और ऑर्डर किससे निकालेंगे, ये पी एस टी वी से। ठीक है, चलिए पीएसटीवी आपको बताएगा किसका डिफरेंशिएशन करना है, और उष्मागतिक विभव आपको बताएंगे किसके रेस्पेक्ट में करना है। पहले और चौथे में माइनस आएगा और दूसरे तीसरे में माइनस नहीं आएगा। तो एच एस पी, तीसरे में आ जाओ, देखो इसमें p का t के रेस्पेक्ट में किया, इसमें उल्टा चलेंगे, t का p के रेस्पेक्ट में और v का s के रेस्पेक्ट में, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, यहां देखो पहला और चौथा सिमिलर है, पहले में किया था p का s के रेस्पेक्ट में और t का v के रेस्पेक्ट में। अब उल्टा करो, v का करो t के रेस्पेक्ट में, v का t के रेस्पेक्ट में और s का p के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना। तो माइनस आएगा चौथे में, तो ये हम चारों को याद भी रख सकते हैं, तरीके से याद रख सकते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए डेल क्यू ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को माइनस टीवी एल्फा सोल्व करना है। एल्फा है आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है? प्रारंभिक आयतन प्रसार गुणांक एल्फा का वैल्यू होता है प्रारंभिक आयतन वी एकांक आयतन ले तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम में परिवर्तन, आयतन में नियत दाब पर जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक। एकांक आयतन पर दाब को नियत रखते हुए ताप में एकांक वृद्धि करने पर आयतन में जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? आयतन प्रसार गुणांक। ये हमें निकालना है। तो हमें चाहिए क्या? टीवी एल्फा चाहिए, और हमें पता है एल्फा में होता है डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैक्सवेल समीकरण में वो लेना है जिसमें डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर हो, और डेल क्यू चाहिए। डेल क्यू आता है टीडीएस से, तो डेल एस कहां होता है? चौथे समीकरण में। तो चौथा समीकरण लेके चलना है। क्या कहता है मैक्सवेल का चौथा नियम? चतुर्थ समीकरण डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू दिस वन। ठीक है, हमें एल्फा ये चाहिए, तो ठीक है, इसको किससे गुणा करें? वन बाई वी से। या चलो पहले तो हम देखते हैं, ये अल्फा निकालना है हमें। समीकरण एक जो हमने लिया, ये इसको टी से गुणा कर दो। टी से हमने गुणा कर दिया, टी डेल वी ओवर डेल टी कांस्टेंट प्रेशर माइनस टी से दोनों तरफ गुणा किया। समीकरण दो से हमने डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर का वैल्यू निकाले, तो क्या हो जाएगा? एल्फा वी। तो टी एज इट इज, और इसकी जगह क्या रख दिया? एल्फा वी इक्वल टू दिस वन। ठीक है, टी डेल एस, टी को क्योंकि टी को कांस्टेंट है तो अंदर लिखे, तो टी डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक साथ लिख सकते हैं। ये माइनस टी डी एस क्या होता है? डेल क्यू। तो टी डेल एस हो गया डेल क्यू ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टीवी अल्फा। तो ये हम ये प्रूव कर सकते हैं, ये हमारे पास आ गया। मैक्सवेल समीकरणों के उपयोग। मैक्सवेल समीकरण का एक सबसे अच्छा अनुप्रयोग है क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण को व्युत्पन्न करना मैक्सवेल समीकरण में। ठीक है, क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण में हमने ये एक चीज देखी कि हमारे पास तो डेल पी ओवर डेल टी आ रहा है, उसमें डेल पी ओवर डेल टी जो है वो आ रहा है, तो हमें यही समीकरण लेना पड़ेगा। तो मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण में होता है डेल पी ओवर डेल टी, जो कि इक्वल टू होता है डेल एस ओवर डेल वी एट कौन, दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। हमें पता है टी डेल एस को डेल क्यू लिख सकते हैं, तो डेल क्यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू टी डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल क्यू ओवर डेल वी, अगर नियत ताप पर एकांक आयतन, डेल वी मतलब एकांक आयतन के द्वारा अवशोषित ऊष्मा को व्यक्त करता है ये। अगर हम ये कह दें कि नियत ताप मतलब तापीय साम्य अवस्था, उसमें साम्य अवस्था, उसमें साम्य अवस्था में जो दो प्रावस्थाएं हैं वो संतुलन की अवस्था में होती हैं, तो ऊष्मा किसके रूप में मिलती है? गुप्त ऊष्मा के रूप में मिलती है। तो डेल क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? गुप्त ऊष्मा एल के इक्वल हो जाएगा। तो आयतन, जो पहले आयतन V1 था उसको बढ़ा के क्या कर देगा? V2। तो आयतन V1 से V2 बदल गया, और डेल क्यू की जगह कौन आ गया? L। तो डेल क्यू बटा डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या लिख सकते हैं? डेल क्यू किसके रूप में होगा? गुप्त ऊष्मा के रूप में, और आयतन में परिवर्तन हो गया V2 माइनस V1। तो यहां पर रख दिया L ओवर V2 माइनस V1। तो T डेल P ओवर डेल T कांस्टेंट वैल्यू ये आ गया। T को इधर भेज दिया, तो डेल P ओवर डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये हमारे पास आ गया, जो कि क्या था? हमारा क्लोसियस क्लेपिरोन समीकरण ये था। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो हम इस प्रकार से ऊष्मागतिकी के जो मैक्सवेल समीकरणों से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। गैस जो है उसके रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक और समतापी प्रत्यास्थता गुणांक को भी हम इससे निकाल सकते हैं। गैस का रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक, पहले तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? दाब में आयतन के सापेक्ष परिवर्तन की दर, और प्रारंभिक दाब प्रारंभिक आयतन से उसको गुणा करके हम प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो प्रत्यास्थता गुणांक वैसे क्या होता है? प्रतिबल अपोन विकृति। अगर आपको याद हो, प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला होता है प्रतिबल अपोन विकृति। तो प्रतिबल हो गया हमारे पास, अगर मैं यहां पर लिखूं प्रत्यास्थता गुणांक ई जो होता है वो होता है प्रतिबल। प्रतिबल होता है एफ बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इसमें भाग जाता है विकृति का। विकृति स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होती है? आयतन में अगर विकृति निकाल रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर गैस के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया प्रतिबल का काम कौन करेगा? प्रेशर। प्रेशर अपॉन क्या हो गया? विकृति। विकृति आयतन में विकृति क्या हो गई?
आयतन में परिवर्तन डेल वी बटा प्रारंभिक आयतन, ये भाग में है, डेल वी ओवर वी तो ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो प्रतिबल हो गया डेल पी और आयतन में विकृति हो गई डेल वी ओवर वी। ठीक है, अपने को पता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो आयतन में कमी होगी, इसलिए यहां माइनस आया है। पी अगर पॉजिटिव होगा तो डेल वी नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस आया है। ठीक है, अब दो चीजें, ये तो हो गया हमारे पास प्रत्यास्थता गुणांक। अब एक हो गया रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक। रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक, रुद्धोष्म क्या चीज है? रुद्धोष्म में ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब dq इक्वल टू जो TdS है, dq इक्वल टू टी डी एस है, वो कितना होता है? जीरो होता है। इसका मतलब रुद्धोष्म में ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता है, तो Q को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये Q को कांस्टेंट रखना मतलब एंट्रोपी S को कांस्टेंट। तो रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक में कौन कांस्टेंट है? S। ठीक है, समतापी प्रत्यास्थता गुणांक में कौन कांस्टेंट होगा? T। फॉर्मूला वही है, बस कांस्टेंट बदल गया T। और हमें पता है डेल P ओवर डेल V और डेल P ओवर डेल V, S और T में हमारे पास रिलेशन है, और हम ये यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ इन समीकरणों का उपयोग करके हम ये रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक और समतापी प्रत्यास्थता गुणांक निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ आपका ये जो पहला यूनिट जो चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स का, ये पूरा होता है। अभी हम इनको कंटिन्यू रखेंगे आके, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।